हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए अपनी ग्रुप डी की CBT 1 की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने तैयारी करी, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी और क्या क्या इस पे आपको पढ़ना चाहिए। तो इस पे मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको जो इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग वाला पार्ट है 30 मार्क्स का है। एक्यूरेट इतना तो आता नहीं है कि कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। और मैथ 25 मार्क्स की है। और जनरल साइंस जो है GS जो है वो 25 मार्क्स का है। और करंट अफेयर्स वाला पार्ट 20 मार्क्स का है। ये इसमें वेरिएशन रहता है कि एग्जैक्ट इतना नहीं रहता है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कम ज़्यादा ऊपर नीचे यानी दो तीन कभी करंट अफेयर ज़्यादा पूछ ली जाती है, कभी GS पूछ ली जाती है। अगर श्योर हो रहा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी टाइम पे मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। और आपको पता ही है 90 मार्क्स का आपको टाइम मिलता है इस पर। और 120 मिनट जो फिजिकली चैलेंज होते हैं उनको टाइम मिलता है। और 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये तो है एग्ज़ाम पैटर्न। आइए बुक्स की बात कर लेता हूँ, मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। तो जैसे ही एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरे गए तो मैंने तुरंत एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद तुरंत इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी एकदम। तो सबसे पहले मैंने अरिहंत के सॉल्व पेपर मंगाए ग्रुप डी के, जो इससे पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इससे आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम किस तरीके से रेलवे कंडक्ट कराता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके इसमें प्रैक्टिस सेट्स भी 25 से 30 प्रैक्टिस सेट होते हैं इस बुक में। तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है इस बुक से। और मैथ वाला पार्ट जो है मेरा, मैथ वाला पार्ट बेसिकली मेरे पास मैथ जो मैं तैयारी करता था बेसिक, पहले मैं RS अग्रवाल मैंने 1-1.5 साल RS अग्रवाल से मैथ सीखी है। मतलब बेसिक मैथ मैंने RS अग्रवाल से तैयारी करी है। उसके बाद मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बेसिकली SSC मैथमेटिक्स की बुक आती है राकेश यादव पब्लिकेशन की। आप किरण की भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास राकेश यादव पब्लिकेशन के 7300 प्लस वाली एक क्वेश्चन वाली एक बुक आती थी। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको ईजी, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक टॉपिक से। उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज आपको बहुत अच्छी बुक है। यानी आपको जिसको मैथ बहुत अच्छे से तैयार करना है वो ये बुक ले सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है इस बुक से। और आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूब में बहुत अच्छे टीचर भी हैं जो बहुत अच्छा मैथ का कंसेप्ट वाइज सिखाते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल को कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं मैथ के लिए। और GS वाला जो पार्ट है वो बेसिकली मेरा लूसेंट से कवर हो गया था। लूसेंट्स मेरे पास एक ही बुक है लूसेंट की, तो मैं बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, GS ये सब मैं लूसेंट से तैयार करता हूँ। अच्छे से लूसेंट मैंने पढ़ी थी। नोट्स वाइज मैंने, सबसे ज़रूरी है आप इस पर नोट्स बनाइए। जो भी आप पढ़ते हैं उसको डेली एक कॉपी पे लिखिए। जैसे ये पे मेरे पास कॉपी है, ऐसे ही वाइट कॉपी पे बाइंडिंग वाली, तो इस पर आप लिखिए। डेली आप अपने नोट्स बनाइए, उनको सुबह उठते ही रिवाइज़ करिए। यानी एक बार रिवीजन ज़रूर होना चाहिए उनका। और प्लस आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ मैडम हैं, और तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स वाला जो मेरा पार्ट था वो मैंने बेसिकली, मेरे पास एक स्पीडी पब्लिकेशन की बुक थी, उसमें 1 ईयर करंट अफेयर्स का मेरा उस टाइम पे 1 ईयर करंट अफेयर्स के लिए मैंने ली थी। और प्लस मेरे पास ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो ऑनलाइन सोर्सेज थे, यानी मैं गूगल, यूट्यूब इन सब से भी डेली जो करंट अफेयर्स होता है डेली, जो 10 क्वेश्चन आते हैं या 15 क्वेश्चन, मैं उनको रोज़ नोट डाउन करता था और उसको प्रैक्टिस करता था, रोज़ उन पर पढ़ता था। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है। जो पढ़ना चाहते हैं स्पीडी पब्लिकेशन, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं स्पीडी पब्लिकेशन की 1 ईयर की बुक पढ़ लीजिए। क्योंकि जो करंट अफेयर्स रहता है वो एक साल 6 महीने के आसपास का ही रहता है। बाई लक बाई चांस कोई पूछ लिया जाता है। अमूमन जो ज़्यादातर रहता है वो 1 ईयर या 6 मंथ का ही रहता है। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, स्पीडी पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं। और रीजनिंग का बेसिकली मेरे पास रीजनिंग की कोई बुक, अभी मैंने कोई ऐसी बुक ली नहीं जिससे रीजनिंग सीखी जाए। तो मेरे पास प्रैक्टिस बुक थी एक रीजनिंग की, किरण पब्लिकेशन की, उससे मैं प्रैक्टिस करता था रीजनिंग के लिए। और बहुत मोटी बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, यानी 10,000 प्लस क्वेश्चन है। यानी सभी आपको नहीं करना है। मैंने अभी भी वो बुक मेरे पास पढ़ी है, मैंने वो पूरी नहीं सॉल्व करी है। मैंने कुछ जो टॉपिक है रेलवे में पुराने पेपर्स में देखे मैंने, उसमें कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। कुछ टॉपिक्स आप उन टॉपिक्स को देख लीजिए, कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन वो मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करे थे। और प्लस यूट्यूब चैनल से मैंने एक आध यूट्यूब चैनल जो फॉलो किया था, उससे यूट्यूब से बहुत अच्छे रीजनिंग, जैसे कुछ टॉपिक हैं रीजनिंग के उसमें बड़े कन्फ्यूजिंग कुछ टॉपिक हैं, आपको वो यूट्यूब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करा दिए जाते हैं।
जैसे टॉपिक्स उसमें यूट्यूब में होते हैं, बहुत अच्छे क्लॉक से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। तो ये मेरा बेसिकली, मैं गांव में रहता था तो मेरे पास उतना अच्छा कोचिंग फैसिलिटी थी नहीं, तो मेरा ज़्यादातर टाइम जो होता था इन्हीं पे बेसिस रहता था मेरा टाइम टेबल। तो आज मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ अपना। तो मेरा पढ़ने का तरीका अमूमन ऐसा था, अब मैं गाँव में रहता था तो बेसिकली मैं पहाड़ में रहता हूँ। तो वहाँ सुबह उठ के तुरंत तो पढ़ाई हो नहीं पाती थी, सुबह पहले घर का काम, बहुत सारे काम हो जाते थे, तो काम वाम निपटा के तो सुबह 9-10 बजे से मैं पढ़ाई अपनी स्टार्ट करता था सुबह के टाइम पे। तो सुबह के टाइम पे मुझे अच्छा लगता था सुबह जीएस पढ़ना, क्योंकि थोड़ा माहौल ठंडा रहता था, सुबह अच्छा रहता था। तो मैं पहले जीएस पढ़ता था, उसके बाद मैं दिन में थोड़ा सा खाना ना खा के फिर मैं अपने लिए मैथ की प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करता था। और शाम को मैं हमेशा इन चीज़ों को रिवाइज़ करता था, अपनी जो भी मैं पढ़ता था उसको मैं शाम को रिवाइज़ करता था। एक मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का तो आपकी प्रैक्टिस यानी जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी मानी जाएगी। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो, हर टॉपिक पर आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ करिए उस चीज़ को। तो ये तो था मेरा पढ़ने का तरीका। और प्रैक्टिस मेरी करीबन, मैंने जब से फॉर्म निकले तुरंत तैयारी शुरू कर दी थी एग्ज़ाम तक। और करीबन एग्ज़ाम भी पिछले बार जल्दी हो गया था, इससे पिछले भर्ती जो आई थी उस पर एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो गया था, कंडक्ट करा लिया था रेलवे ने। इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से लेट हो गया है। यानी आपके पास 6 महीने, साल तो नहीं कह सकता, 6 महीने आप लोगों के पास अभी भी हैं तैयारी स्टार्ट करने के, क्योंकि एनटीपीसी जैसे ही कवर होगा उसके बाद तुरंत ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा रेलवे। तो अभी भी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अभी जो तैयारी स्टार्ट करते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ा वो नहीं है कि बहुत हवा चीज़ें आती हैं, सब इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आता है, इजी चीज़ें आती हैं, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए आप चूक जाते हैं वहाँ। तो अपनी प्रैक्टिस तेज़ करिए, खूब प्रैक्टिस तेज़ करिए, फ्रेश माइंड से पढ़िए, दिमाग पे लोड मत लीजिए, सिलेक्शन आप लेंगे, अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। तो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने फॉलो करी थी। और आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ा इससे अलग हो सकती है, मेरा प्लानिंग ये था। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे, आपको क्या कुछ चीज़ पूछनी हो, उस पर कोई क्वेरीज पूछनी हो, और मैं बात आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा मेरा बैकग्राउंड रहा होगा और मैं टॉपर स्टूडेंट रहूँगा अपने कॉलेजेस में, स्कूल बैकग्राउंड मेरा ऐसा नहीं है। मैंने गाँव के स्कूल से तैयारी करी है, मेरा गाँव का स्कूल है, और मैं भी एक मिडिल क्लास एकदम बेसिक मतलब क्या एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई टॉपर स्टूडेंट मैं भी नहीं रहा हूँ। तो लेकिन जो तैयारी का टाइम पीरियड जो होता है वही आपका डिसाइड करता है कि आप वहाँ क्या स्कोर करेंगे। आपका पिछला बैकग्राउंड वो मायने नहीं रखता उतना, आप अभी क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से अभी तैयारी करिए और आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। आज हम यहाँ हैं, आप भी कल यहाँ आएंगे, ड्यूटी करेंगे। और अब आके रेलवे में क्या चीज़ें होती हैं, क्या फैसिलिटी होती हैं, तो वो चीज़ मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि आगे से CBT 1 के बाद क्या होता है, CBT 1 में आपको एग्ज़ाम सेंटर में क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब मैं अगले वीडियो पे लेते आऊँगा, टाइम मिलता नहीं है, इस वजह से आप लोग थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ड्यूटी रहती है तो थोड़ा हमको खाना वाना भी बनाना पड़ता है, तो डेली वीडियोस नहीं बन पाती हैं। तो कोशिश करूँगा डेली वीडियोस बनाने की। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।